उन्होंने मतलब कपड़े रिमूव किए अपने भी और मेरे भी, बट रोते-रोते भी वो बंदा स्टार्टिंग टू मतलब प्रॉपर रेप्ड मी। उनका हाथ मेरे हाथ में था और उन्होंने लास्ट टाइम मेरे भैया का नाम बोला और मेरे हाथ से मैंने बोला पापा, पापा यहीं पर हैं सब, कहीं कोई भी कहीं पर नहीं है, भैया भी यहीं पर हैं और उन्होंने अपना हाथ ऐसे मेरे हाथ से छोड़ दिया। कि कभी-कभार मैं भूल जाती थी कि पापा हैं ही नहीं, मैं नीचे जाती थी और चिल्लाती थी पापा चाय बन गई, तो फिर मुझे याद आता था पापा तो है ही नहीं। स्ट्रेंथ भी देता है पर उस मूवमेंट को दोबारा रियलाइज़ भी कराता है, तो इमोशनल तो हो ही जाते हैं। वो कहते हैं ना कि हम लोगों के हैप्पी मोमेंट्स से ज्यादा उनके सैड कुछ ग्रीफ पॉइंट्स पर्सनल स्टोरीज पे कनेक्ट करते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ ह्यूमन कनेक्शन वर्क्स। वी फील मोर सिक्योर्ड, मोर बिलोंग्ड व्हेन वी हेयर देयर पर्सनल स्टोरीज। बिकॉज हम सबके अंदर एक नेहा, एक चेष्टा है जो हम शायद दुनिया के सामने लाने से डरते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज। So recently Neha and I got to be roommates for just 3 days in a workshop where we met for the first time, and we felt an instant connection just because of those shared stories. So Neha, tell me, I know how beautiful you are as a person and how much you have grown. So how was your journey so far? Like, were you this person always, or how what shaped you to become this person? No, actually, I'm not this person as I right now. As I started my childhood, मेरा childhood like सबको लगता है ना कि बचपन काफ़ी mischievous टाइप का, थोड़ा-सा शैतान टाइप का रहा होगा, तो मेरा बचपन वहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था। मेरा बचपन स्टार्ट हुआ जब आई वाज़ लाइक आई एम 8 इयर्स ओल्ड, तब आई गॉट वन डिज़ीज़, एपिलेप्सी बोलते हैं शायद उसको। उसमें क्या होता है कि आपका हाफ बॉडी पूरा काम करना बंद कर देता है एंड यू आर जस्ट फील लाइक पैरालाइज्ड टाइप। सो व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड, मेरे स्कूल में फर्स्ट टाइम आई फील दिस इंसिडेंट। तो मेरे स्कूल से कॉल मेरे घर पे गया, मेरे पापा ने रिसीव किया एंड देन मेरे टीचर ने बोला कि आपकी बेटी ग्राउंड में गिर गई है, उसको समथिंग, उसका बॉडी जो है ऐसे मुड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आप फटाफट आ जाओ। देन माय फादर कम एंड उन्होंने मतलब लिटरली उन्होंने डिफरेंट टाइप के स्लीपर्स पहने हुए थे ऑन दैट डे, बिकॉज वो इतना घबरा गए थे वो बात सुन के। एंड ही कम एंड उन्होंने देखा कि मेरा पूरा बॉडी इस टाइप से मुड़ा हुआ है और बच्चे मुझसे दूर भाग रहे थे उस टाइम, बिकॉज उनको लग रहा था कि जैसे भूत, नानी दादी भूतों की कहानियां सुनाती हैं, उस टाइप से उन्हें लगा कि मेरे ऊपर कोई भूत वगैरह आ गया है। तो बच्चे इतना इतना डर चुके थे मुझसे। देन मतलब जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे ब्रेन ब्रेन में कोई नस के ऊपर समथिंग कुछ हो गया है, जिसकी वजह से मुझे पूरा बॉडी ऐसा हो जाता है पैरालाइज टाइप का कुछ टाइम तक के लिए। देन मेरा ट्रीटमेंट जो है वो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में हुआ था और वो काफ़ी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है। उस टाइम हमारे लिए एक्सपेंसिव भी था बिकॉज़ मेरे फादर का उतना अर्निंग नहीं था, जितना हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है। हाँ, तो उस टाइम हमको अपना नया घर लेना था, बट माय फादर वो सारे पैसे मेरे फादर ने मेरे ट्रीटमेंट पे लगाए। देन वो इंसिडेंट मतलब वो चीज़ें मुझे इतना डिस्कनेक्ट करती गई वर्ल्ड से कि मैं क्लास में जाती थी तो बच्चे मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते थे, वो दूर भागते थे मुझसे, सोचते थे कि मैं बहुत डरावनी टाइप की लड़की हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, मैं किसी दिन उन्हें भी मार दूँगी, जैसे मुझे हो रहा है मैं उन्हें भी कर दूँगी, ऐसा बच्चे सोचते थे। तो मतलब फिर मैं जब मेरा ये ट्रीटमेंट आई थिंक 6-7 इयर्स तक चला और उस टाइम मेरा मतलब कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया था, ना फ्रेंड्स थे, ना फैमिली में मैं इतना बोलती थी, मतलब काफ़ी चुप-चुप अकेले टाइप का रहना और कुछ कोई पूछे कि तुम्हें क्या होता है, तो उससे भी डरना कि मैं अगर इनको बताऊँगी कि मुझे ये सब होता है, मेरा बॉडी पूरा पूरा ऐसा मुड़ जाता है, तो मतलब वो लोग क्या सोचेंगे? वो तो फिर मुझसे थोड़ा बहुत जो बात करें वो भी नहीं करेंगे, मुझे ऐसा फ़ील होता था। तो मैं कभी नहीं बोलती थी किसी को कुछ भी। तो फिर काफ़ी चुप-चुप अकेला रहने लगी। तो पता है ऐसा होता है कि
कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई नोटिस कर रहा होता है, हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जो आपको नोटिस कर रहे होता है कि आप कितना आप कितना बोलते हैं या आप कितना अलग रहते हैं लोगों से। उसके या तो वो बेनिफिशियल होता है आपके लिए या फिर वो कुछ ज्यादा खतरनाक भी होता है, जैसा फिर मेरे साथ हुआ। मैं 11 साल की होंगी उस टाइम, और हमारे नेबर, मतलब हमारे साइड में एक नेबर रहते थे। उनके एक मतलब एक आंटी थी, एक अंकल और एक भैया। काफ़ी मुझे उनसे कनेक्टेड लगता था बिकॉज़ उनकी डॉटर नहीं थी कोई, तो वो मुझे घर पे बुलाती थी एंड मतलब वो इतना इतना पैम्पर करती थी मुझको कि मेरी डॉटर है और मतलब मेरी डॉटर नहीं है कोई, यही मेरी बेटी है। और मेरे को मतलब ऐसा लगता था मुझे कोई दोस्त मिल गया, मैं उनको बता सकती हूँ, मैं उनके साथ खेलने जाती थी आंटी के साथ। एंड वो मुझसे हमेशा पूछती थी, "तुझे कुछ खाना है? मैगी खानी है? चल मैं तेरे लिए मैगी बना दूँ।" मतलब इतना प्यार करती थी वो मुझको। तो मुझे भी अच्छा लगता था उनके घर पे जाना, वहाँ पर टीवी देखना, आंटी के साथ मस्ती करना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन मुझे नहीं पता था आंटी घर पर नहीं है और भैया अभी कॉलेज जाते थे, तो मुझे नहीं पता था, तो मैं आंटी के घर चली गई और मैं चिल्लाया, "आंटी, आंटी।" तो अंकल आए बाहर निकल के, उन्होंने बोला, "आंटी तो नहीं है बेटा, आप आ जाओ, ऐसा करो आप टीवी देख लो।" फिर मैंने कहा, "ठीक है।" तो मैं टीवी देखने लग गई। फिर उन्होंने बोला, "अ, लेट कर टीवी देख लो बेटा आराम से।" तो मैं लेट गई। देन उन्होंने फिर मतलब उस सिचुएशन का आई थिंक फ़ायदा उठाने की कोशिश की पूरी, और उठाया भी। उन्होंने मतलब कपड़े रिमूव किए अपने भी और मेरे भी, एंड देन ही स्टार्टिंग टू मतलब बहुत वर्स्ट सिचुएशन था, मुझे बहुत गंदा लग रहा था जब वो मुझे अनएक्सपेक्टेड तरीके से छू रहे थे, मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था और मैं रो भी रही थी, बट रोते-रोते भी वो बंदा स्टार्टिंग टू मतलब प्रॉपर रेप्ड मी। एंड मैं फिर उस जब मुझे फ़ील हुआ ना कि मुझे अब मतलब पेन हो रहा है और अब मैं नहीं सह सकती, देन आई स्टार्टेड बहुत लाउडली मैं रोने लगी। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, तो शायद उनको लगा कि कोई सुनकर इसकी आवाज़ आ ना जाए या पूछना लगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि बच्ची चिल्ला रही है। देन उन्होंने बोला कि "तू अब अपने घर जा और ये किसी को बताना नहीं, जो भी हुआ यहाँ। अगर तूने किसी को बताया, तो ये तेरे साथ रोज़ होगा, डेली, मैं यहीं रहता हूँ।" और मैं इतना डर गई थी उस चीज़ से, इतना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं इवन अ, गली में भी उन अंकल को देख लिया करती थी सामने से, तो मैं बेड के नीचे छुप जाती थी जाके, मैं इतना स्कैर्ड थी। और उस दिन जब मैं घर पर आई, मैं रो रही थी, मेरी मम्मी ने पूछा, "क्या हुआ तुझे?" मैंने बोला कि कुछ नहीं, मैं गिर गई थी। मैं इतना डर गई थी कि मैं किसी को भी बताने में कंफर्टेबल नहीं थी। मेरी सिस्टर मुझसे शायद ती हाँ, मेरी सिस्टर मेरे से 3 साल बड़ी हैं, इतना भी एज गैप नहीं था। चाहती तो मैं उनको बता सकती थी एंड वो बता सकती थी मम्मा को, लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने उनको भी नहीं बताया। और ये सिलसिला चलता ही रहा मतलब एक तो वो डिज़ीज़ का प्रॉब्लम, फिर इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाना, फिर तो मतलब एकदम ही स्कूल में भी खोए-खोए से रहना, होमवर्क नहीं करना, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ रिप्लाई ही नहीं करना, इस टाइप की अपनी पर्सनैलिटी बना ली मैंने। क्या देन आपको उस वक़्त पता भी था रेप का मतलब, सेक्स का मतलब अरे! आपको आप नहीं, उस टाइम तो मतलब मुझे नहीं पता था, और जब मुझे ये पता चला कि ये चीज़ ये होती है और ये इतना बुरा होता है और इसके लिए इतनी बड़ी सज़ाएँ भी होती हैं, एग्ज़ैक्टली। तब मुझे पता चला कि मतलब मुझे फ़ील हुआ कि मुझे बोलना चाहिए था उस टाइम। शायद कि जो उसने किया उसको उसको उसकी सज़ा मिलती, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाई। तो वो चीज़ बहुत मेरे को डिस्टर्ब किया। फिर मैं वो आई थिंक हमारे साथ 3-4 सालों तक और रहे, और कंटिन्यूअसली मैं उनसे डरती रही, कभी कुछ नहीं बोला। और मेरे को बहुत अलग तरीके से मतलब उनको देख के अलग तरीके से सेंसेस हो जाते थे मेरे बॉडी में, मतलब हट जाओ यहाँ से, ऐसा टाइप का। तो फिर एक मेरी दी थी, वो भी नेबर ही थी नीचे, शायद उन्हें कुछ हिंट्स मिल गए थे उस दिन, क्योंकि जब मैं जा रही थी तो मैं रो रही थी, और शायद वो उन दी को भी इस टाइप से परेशान करते होंगे अंकल, या फिर वो समझदार थी, उनको हिंट्स मिले होंगे तो वो समझ गई होंगी। तो वो उस टाइम उनको लगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है। तो उन्होंने मेरे से पूछा था, उस टाइम मैं रो रही थी लिटरली, तो उन्होंने बोला कि
क्या हुआ है, तू मुझे बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तू बता मुझे क्या हुआ है। उसी दिन मैंने बस उनको इतना बोला था कि अंकल ने अ, मेरे कपड़े उतारे और अपने कपड़े उतारे, ऐसा मैंने उनको बोला। और मैंने कुछ नहीं बोला और मैं रोने लगी। तो उन्होंने बस मुझको चॉकलेट दिया और बोला कि घर जाओ, कोई बात नहीं, घर जाओ। मैं घर चली गई। तो उन दिनों शायद मम्मी को 3 साल बाद, क्योंकि वो जा रहे थे, रेंट पे थी, तो वो जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि आंटी ऐसा-ऐसा नेहा ने एक बारी मुझको बताया था, आप उससे ज़रूर पूछना कि ऐसा कुछ हुआ था। तो फिर मैंने अपनी मम्मा को जब बताया था ये, जब इस बात को शायद 5-6 इयर्स हो गए थे और मुझे पता चल गया था कि ये क्या होता है। तब मेरी मम्मा ने डायरेक्ट मुझसे पूछा कि चीनू मुझको बता रही थी कि ऐसा कुछ हुआ था। एंड मतलब मुझे पता था ये चीज़ होती है, बड़ी हो गई थी मैं, थोड़ा-सा मैच्योरिटी आ गया था। फिर भी आई लिटरली इतना रोई मैं उस दिन, मम्मी को पकड़ के इतना रोई कि मुझे वो सब याद आने लगा, क्या हुआ, क्या नहीं। तो मैं बहुत रोई। उसके बाद मम्मी ने पूछा, क्योंकि वो तो रेंट पर थे, वो भी चले गए थे खाली करके। मम्मी ने बोला कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसा ऐसे मतलब बताती मुझे, मैं मतलब बहुत गुस्से में थी वो उस टाइम कि मैं उसे बताती कि ऐसे कैसे किया उसने मेरी बेटी के साथ ये वो। फिर मुझे भी लगा कि मुझे बोलना चाहिए, लेकिन उस स्टेज पर ना बच्चे नहीं बोल पाते हैं। एंड आई आई लिटरली फील कि वो क्यों नहीं बोल पाते? वो सच में डर जाते हैं। फिर उसके बाद लाइफ थोड़ा-सा ठीक फ़ील होने लग गई। फिर मम्मी को बेस्ट फ्रेंड बनाया कि ठीक है, अब कुछ भी लाइफ में होगा तो मैं मम्मा को बोल दूँगी। और उस इंसिडेंट को मम्मी के बताने के बाद मुझे इतना स्ट्रेंथ मिला, मतलब कि मैं लिटरली ऐसे किसी को बोल देना वो चीज़ जो आपके मन में करीबन 5-6 साल से दबी पड़ी है और उसको एकदम आप अपने मुँह से बता देना, सीरियसली वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद जब मुझे स्ट्रेंथ मिला, तो मैं कहीं भी थोड़ा भी हिंट मुझे ऐसा मिलता है ना, कुछ भी हो रहा है, मेट्रो में, ऑटो में या फिर कहीं भी गली में भी मुझे दिख रहा है कि कोई किसी को भी थोड़ा-सा भी हिंट से हरास कर रहा है, आई लिटरली मैं प्रॉपर एक्शन ले लेती हूँ उसपे, मैं बोल देती हूँ, डाँट देती हूँ, बच्चे को ले जाती हूँ वहाँ से। तो मुझे इतना स्ट्रेंथ मिला उस चीज़ से कि एक चीज़ को बस बोल देना, तो वो आपको सच में स्ट्रेंथ देता है। देन सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा ट्रीटमेंट भी 6-7 ईयर बाद कंप्लीट हो गया था। डॉक्टर ने बोला फुली फाइन है, ठीक है। उसके बाद लाइफ एकदम ट्रैक पे आने लग गई, खुद पर कॉन्फिडेंस होने लग गया जब मम्मी को बता दिया ये सब। तो मतलब फिर मैं ऐसी वाली पर्सनैलिटी बन गई कि मैं प्रॉपर मेरे मन में क्या है मैं बोल सकती हूँ। तो फिर और फिर स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन में भाग लिया और वहाँ पर मैंने डिबेट में कैश प्राइज़ जीता 8000 रुपीज़। तो मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं भी बोल सकती हूँ या मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। तो बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में क्योंकि थोड़ा लोगों को लगा मार्क्स गेन अच्छे होने लगे, तो लोगों को लगा नहीं अब दोस्ती करनी चाहिए। होता है ना बच्चों में, थोड़ा-सा असाइनमेंट मिल जाएगा और क्लास में हेल्प हो जाएगा, तो फिर दोस्त भी बनने लगे, अच्छा होने लगा 10-12 तक तो। फिर उसके बाद तो लाइफ ने बहुत गंदा मोड़ लिया। मतलब किसी भी बच्चे की जब ग्रोथ हो रही हो तो किसी भी बच्चे की लाइफ में ये मोड़ नहीं आना चाहिए। तो इट्स अ फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट पीक था कोरोना का। जब कोरोना आया ही आया था, तब मेरे फादर को साइलेंट हार्ट अटैक हो गया। एंड लिटरली वो हॉस्पिटल में थे, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं थी, बस उनको फ़ील हो रहा था थोड़ा लो। तो मम्मा ने बोला कोई बात नहीं आप दिखा लो, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम ना हो। वो गए वहाँ पर, बेड पर लेटे हुए थे और उनका हाथ मेरे हाथ में था और उन्होंने लास्ट टाइम मेरे भैया का नाम बोला और मेरे हाथ से मैंने बोला पापा पापा यहीं पर हैं सब, कहीं कोई भी कहीं पर नहीं है, भैया भी यहीं पर हैं। और उन्होंने अपना हाथ ऐसे मेरे हाथ से छोड़ दिया और वो मोमेंट मैं मुझे अभी भी कभी भी वो मोमेंट दिखता है मेरे को बहुत अजीब लगता है। आँखों में आँसू भी आ जाते हैं कि वो लास्ट चीज़ थी कि मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है मेरे पापा ने अपना मतलब अपनी जान मेरे हाथों में छोड़ दी, ऐसा वाला मुझे फ़ील होता है। तो फिर उसके बाद लाइफ़ इतनी हार्ड मतलब
ऐसा नहीं बोलूँगी कि फाइनेंशियली इतनी हार्ड हो गई कि हम नहीं कर पा रहे थे कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। फाइनेंशियली हम स्टेबल थे, लेकिन मेंटली और इमोशनली हम लोग स्टेबल नहीं थे। इवन मैं तो कहूँगी मैं तो स्टेबल थी ही नहीं। मैं खुद बताऊँगी वो फर्स्ट ईयर में मेरा वेट था आई थिंक 55 वेट था मेरा और उसके बाद मेरा 38 वेट हो गया। उस लिटरली मैं इतनी मोटी थी फर्स्ट और सेकंड ईयर में मतलब इतना डिप्रेशन सा होता था मुझे कि क्या हो गया ये लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सा। अब जो भी अपनी एक्सपेक्टेशन है ठीक है मम्मा को बोल दो वो आपके लिए कर भी देंगी, लेकिन एक होता है ना कि आपको फादर है ना तो बोलना भी नहीं पड़ता, वो समझ जाते हैं आपकी बात कि आपको उस स्टेज पर क्या चाहिए और आपके लिए क्या सही रहेगा। और मम्मा को है, मम्मा भी समझती हैं लेकिन मम्मा को बताना पड़ता है कि मम्मा अब ये वाली चीज चाहिए और ये करना है, ठीक है। तो ऐसा फिर चीजें चलने लग गई पूरे 2 इयर्स तक। मुझे मतलब ऐसा लगता था मेरे फादर नीचे वाले रूम में रहते थे और हम ज्यादातर ऊपर वाले रूम में, तो मुझे ऐसा लगता था कि पापा गए ही नहीं है, पापा नीचे ही तो हैं। मैं नीचे जाती थी, कभी कभार मैं भूल जाती थी कि पापा है ही नहीं, मैं नीचे जाती थी और चिल्लाती थी पापा चाय बन गई। तो फिर मुझे याद आता था पापा तो है ही नहीं। फिर बहुत अजीब सा मोमेंट था। फिर 2 साल तक ऐसा ही रहा। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे इस बिहेवियर से मुझे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मम्मा को ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा था और ऑब्वियसली यार हमारे फादर हैं लेकिन उनके लाइफ पार्टनर थे, वो चले गए और उनके ऊपर 3 बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ छोड़कर गए। जबकि उस टाइम कोई भी स्टेबल नहीं था। अभी मेरे भैया के पास गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन उस टाइम मेरे भाई के पास वो भी स्टेबल नहीं थे, हम भी स्टेबल नहीं थे। तो उनको मुझे लगा कि मुझे उनके लिए अपने लिए नहीं पर उनके लिए थोड़ा-सा ठीक रहना चाहिए। तो फिर मैं आई एम स्टार्टिंग की ठीक है अपने लिए कुछ करते हैं, खुश खुश रखने के लिए खुद को कुछ करते हैं। फिर थोड़ी-थोड़ी चीज़ें एक्सेप्ट करने लगी, पर चीज़ें एक्सेप्ट होने लगी हैं ऐसा लगता है मुझे दुनिया के लिए, पर अभी भी खुद से एक्सेप्ट नहीं हुई है। अभी भी ऐसा लगता है कि कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी चीज़ खो दी और अब वो नहीं है तो शायद मेरे पास उसके तरीके से कुछ नहीं आ सकता और शायद मैं कुछ आगे जिस हिसाब से बढ़ना चाह रही थी अब नहीं बढ़ सकती। वो मैं खुद से एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। इतना मुझे बुरा लगता है मेरे फादर के जाने के बाद। ऐसा लगता है अ, जैसे कि किसी ने घर ही छीन लिया हो आपसे पूरा आपका। तो बस यही स्टोरी है। उसके बाद अब खुद को सँभालने के बाद, इतना होने के बाद, लाइफ़ की इतनी स्टेजेस आने के बाद, अब जो मैं अपने आप को फ़ील करती हूँ, हाँ, मुझे आई नो कि मैं ना छोटी-छोटी बातों पे रो जाती हूँ। मैं ब बहुत ज़्यादा आँसू टपकाने वाली लड़की हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आँसू टपकाना और कमज़ोर होने का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। आप बीइंग इमोशनल पर अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, जो इतनी सारी सिचुएशन को झेल कर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और वो चीज़ करने की कोशिश करते हो, जो आपके और आपकी फैमिली के हक में है। ये सब बोल देना लिटरली स्ट्रेंथ तो देता है, बट ये बोलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और नहीं बोल पाते हैं, जैसे मैं नहीं बोल पाई थी। बट हाँ, अगर इफ यू फाइंड एनी सेफ स्पेस, एनी सेफ पर्सन जिसके साथ आप अपनी भावनाएँ शेयर कर सकते हैं, आप अपने कुछ भी ऐसी चीज़ जो नहीं शेयर कर पा रहे हैं, उस इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली शेयर करना चाहिए। और वो आपको स्ट्रेंथ तो देगा ही और आपको ना फ़ियर हटा देगा आपका एकदम, आप एकदम फ्री हो जाओगे। देन जैसे कि आपने एक मेरे साथ एक वर्कशॉप में एक इंसिडेंट शेयर किया था, वही एक इंसिडेंट मुझको इतना कनेक्ट किया आपसे कि आई फ़ील सेफ कि मैं आपसे अपनी ये बातें रख सकूँ। तो यही है। हाँ। बहुत लोगों को वो इंसिडेंट नहीं पता है, बट या आई समडे आई टॉक अबाउट इट, हुँ। बट या एनीवे यू गो अहेड। या सो यही सब इन सब चीज़ों से जब अवेयरनेस हुई तो लगा कि कुछ करना चाहिए इन चीज़ों को। तो उस टाइम सोचा था कि कुछ एनजीओ या कोई एक ऐसा स्पेस ज़रूर खोलना है जहाँ पर वो बच्चियाँ जो शायद घर में नहीं बोल पा रही हैं
या कोई और भी रीज़न है या वो डर रही हैं या उनके उनको किसी ने डराया, धमकाया है, तो कुछ एक ऐसा स्पेस जहाँ पर वो आकर बोल सकें। हाँ, ये इनिशिएटिव तो हमें ही लेना पड़ेगा कि वो स्पेस में आएँ कैसे, वो तो हमारी सोचने की ज़िम्मेदारी है। लेकिन हाँ, वो उस स्पेस में आएँ और जैसे मैंने तुम्हारे साथ फ्री फ़ील किया और कनेक्ट किया, वो कर पाएँ और बोलें और आई कैन टेक एक्शन फॉर दोज़। तो बस यही एक सपना है शायद हाँ, कर भी पाएँ सपने को पूरा। दैट्स सो वंडरफुल कि मतलब ऐसे इंसिडेंट्स किसी को या तो इट कैन ईदर मेक यू और ब्रेक यू एंड इट्स नॉट इवन सरप्राइजिंग कि इफ इट ब्रेक्स यू टू एन एक्सटेंट कि शायद आप खड़े भी ना हो पाओ वापस। बट इट्स सो गुड टू सी के आपको उस ऐसे इंसिडेंट्स ने इतना स्ट्रेंथ दे दिया है एंड आई नो आई हैव जस्ट सीन दिस नेहा फॉर द फोर्थ टाइम एंड आई कैन सी इट इन योर आईज कि आप कितने स्ट्रांग हो। सो आई रियली एडमायर यू फॉर द वे यू आर एंड हाउ दीज इंसिडेंट्स हैव शेप्ड यू कि अब आप दूसरे लोगों के लिए भी आवाज उठाने को आप रेडी हो। आप आपको इतना सेंसिटिव फील होता है कि उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दैट मेक्स यू मतलब ह्यूमन ऑन सो मेनी लेवल्स। सो आई थिंक दैट्स द होल आइडिया के that's how we will feel connected with each other अगर हम ऐसा space provide कर पाएँ। And ultimately that's the entire goal of life. So thank you so much Neha that you chose to share this with me and now with so many people who will be watching this video. I can't even imagine how much strength it takes to be in your shoes. So yeah, thank you so much once again. थैंक यू सो मच। लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एक नेहा को एक चेष्टा ज़रूर मिलनी Oh चाहिए। God, that's so sweet of you to say. I mean, didn't see it coming. That's a huge compliment for me. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है honestly कुछ भी नहीं किया है। um, तो या ये कुछ कॉन्वर्जेशंस हैं जो इनसाइड अ रूम इन अ पर्सनल स्पेस होती है बट माय आइडिया इज टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ कैमरा जिससे आप लोग भी सब नेहा की स्टोरीज और ऐसी स्टोरी से कनेक्ट कर पाएं जो शायद सबके साथ होती है बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट पीपल ऑल ऑफ अस आर सिमिलर जस्ट विद डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो कुछ स्टोरी के फैक्ट्स कुछ अलग होंगे बट we do connect with each other on multiple levels and इससे शायद आपको strength मिले कि you are not alone and people won't judge you for who you are and what you have been through. I just hope it only gives you more power and the strength really lies in you and yeah you are more powerful than you think you are. So just really don't stop believing in yourself and feel free to share what you are going through. Don't just keep it inside ever. I hope it made sense to just one of you. तो ये आइडिया वुड बी मोर सक्सेसफुल। बाकी हम तो आपस में बात कर ही सकते थे बट इवन इफ इट रीच इज द थर्ड पर्सन आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो दैट। So do comment in the comment section and even you can inbox me if it made sense to you on any level.